अस्सलामुअलैकुम। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। 3 दिन हो गए थे, बारिश मूसलाधार बरस रही थी जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक मेरे दोस्त खालिद की कॉल आ गई। मैंने अटेंड की तो खालिद के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं एकदम परेशान हो गया कि इसे क्या हुआ है। मैंने चिल्लाते हुए पूछा कि क्या हुआ। खालिद ने रोते रोते बताया कि उसकी अम्मी फौत हो गई है और मैं जल्दी से आ जाऊं। खालिद का घर हमारे शहर से कोई 15 किलोमीटर दूर खारिया में था। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील किए और इतनी देर में बारिश भी हल्की हो गई। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी। मैंने मोटरसाइकिल निकाला और अम्मी को बताया कि खालिद की अम्मी फौत हो गई है और मैं वहां जा रहा हूँ। मुझे वहां 2-3 दिन लग जाएंगे। मैं जैसे ही अपनी गली से निकला तो एक लड़की को अपने घर के सामने परेशान हालत में देखा। उस लड़की को मैं क्या, पूरा मोहल्ला जानता था। कोई उसे तवाइफ कहता था और कोई बिकाऊ माल। उस लड़की का नाम पाकीज़ा था। मैं जब उसके पास से गुजरने लगा तो उसने मुझे आवाज़ दी कि प्लीज़ अशफाक साहब बात सुने। पहले तो मेरा दिल चाहा कि निकलूं इधर से, फिर पता नहीं मैं क्या सोच के रुक गया। मैंने कहा जी फरमाइए। वो कहने लगी मैं अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर अपनी एक सहेली के घर जाने लगी थी। बाहर गली वाला दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया है लेकिन चाबी अंदर रह गई है। प्लीज़ आप मेरी मदद करें। मैंने उसे कहा कि मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ। कहने लगी प्लीज़ मेरी मदद कर दें। मैंने गली के एक बच्चे को दीवार के सहारे उस घर के अंदर उतारा। ताले की चाबी अंदर टेबल के ऊपर रखी थी। उस लड़के ने चाबी बाहर फेंकी। बाहर का ताला खोलकर लड़के को बाहर से निकाला और चाबी पाकीज़ा के हवाले करके खुद अपने दोस्त खालिद के घर पहुंच गया। उस मौके पर मुझे अपने अब्बा जान की शिद्दत से याद आई जो हमको रोता हुआ छोड़कर बहुत दूर चले गए थे। कुल वगैरह करवा कर मैं वापस आ गया। एक दिन मैं बाहर निकला तो मुझे पाकीज़ा का खामिन मिल गया। मेरे साथ बातें करने लगा। बातों बातों में उसने मुझे कहा कि तुमको एक लड़की का नंबर देता हूँ। मैंने कहा नहीं यार, मुझे नहीं चाहिए। कहने लगा यार एक दफ़ा बात तो करके देखो, इतनी खूबसूरत आवाज़ तुमने ज़िंदगी में नहीं सुनी होगी। आखिर एक रात मैंने उस नंबर पे कॉल की। चूँकि मैं खुद भी लड़का वाला था तो आगे से उस लड़की ने अटेंड की। कहने लगी जी कौन, किससे बात करनी है। मैं उसकी आवाज़ के सहर में ऐसा डूबा कि बोलना ही भूल गया। उसने गुस्से से ये कहते हुए कॉल ड्रॉप कर दी, अगर बात नहीं करनी तो फिर कॉल क्यों की। कुछ देर बाद उसने मुझे कॉल की तो मैंने अटेंड ना की। फिर मैंने कॉल अटेंड की। उसने सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया तो कहने लगी पहले आपकी कॉल आई थी पर आपने बात करना गवारा नहीं की हम गरीबों से। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहती हैं। मेरा नाम पाकीज़ा है। उसने मेरे फिर मोहल्ले का नाम लिया। उसका नाम और अपने मोहल्ले का नाम सुनकर मुझे तो झटका सा लगा क्योंकि पाकीज़ा तो मेरी गली में ही रहती थी जिसको मैं जानता था। मैंने पूछा आप किस गली में रहती हैं। उसने मेरी वाली गली का नाम लिया। फिर मैंने उससे इजाज़त मांगकर कॉल ड्रॉप कर दी। मैं सोचने लगा कि पाकीज़ा के खाविन ने मुझे अपनी ही बीवी का नंबर क्यों दिया था। पाकीज़ा के खाविन का नाम परवेज़ था। मैंने सोचा कि गलती से उसने अपनी बीवी का नंबर दे दिया होगा। अगले दिन परवेज़ मुझे गली में मिल गया। मैंने कहा परवेज़ यार तुमने गलती से अपनी बीवी का नंबर मुझे दे दिया था। तो वो हंसकर कहने लगा बट साहब आप भी भोले बादशाह हैं। नंबर मैंने गलती से नहीं दिया था, खुद दिया था। चाहे मौज करें, अगर मूड बना तो कुछ चाय पानी दे देना। उसकी बातें सुनकर मैं तो हैरान परेशान हो गया। वो मुझे हैरान करके चला गया। फिर एक रात पाकीज़ा के नंबर से मुझे कॉल आई। मैं सो रहा था। मेरी आंख खुल गई तो टाइम देखा, रात के 11 बज रहे थे। हर तरफ हू का आलम था। मैंने कॉल अटेंड की तो पाकीज़ा की खनकती हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। जनाब बेनाम क्या हाल है आपका। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ आपका क्या हाल है। वो कहने लगी मैं भी ठीक हूँ। आपका क्या नाम है। जब तुम मुझसे एक दफ़ा मुलाकात करोगी तो फिर तुमको अपना नाम बताऊंगा। कल मुलाकात हो सकती है किसी जगह पर। मैंने उससे कहा ताज रेस्टोरेंट में ठीक 12 बजे। उसने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी। फिर कुछ देर बातें की और फिर हम सो गए। मैं ठीक 12 बजे ताज रेस्टोरेंट में लेडीज केबिन में बैठा हुआ था। मैंने वेटर से कहा मेरी एक दोस्त आने वाली है। उसने कहा ठीक साहब। 12:05 पर पाकीज़ा गेट से अंदर दाखिल हुई तो मैंने हाथ के इशारे से उसे अपनी तरफ बुला लिया। वो मेरे सामने आकर कुर्सी पर बैठ गई और मुझे देखते ही कहने लगी अशफाक आप हैं। मैंने कहा जी।
आप तो बड़े चुप्पे रुस्तम निकले हैं। मैंने वेटर को खाने का ऑर्डर दिया। ऑर्डर लेकर वो चला गया। फिर मैंने पूछा, पाकीज़ा एक बात पूछूं? उसने कहा, हाँ पूछो। मैंने कहा, ये सब क्या है? तुम्हारे खाविंद परवेज ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया कि इससे गपशप लगाओ, मौज करो, अगर मूड हो तो चाय पानी दे देना। और सभी लोग ये कहते हैं कि पाकीज़ा एक तवाइफ है। उसने कहा, हाँ अशफाक, ये सच है कि मैं एक तवाइफ हूँ। मैं ये काम शौक से नहीं करती। मेरे खाविंद ने मुझे धमकी दी है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अच्छा, उसके साथ तुम्हारी शादी कैसे हुई? इतनी देर में वेटर खाना लेकर आया। खाना रख के वो चला गया। मैंने पाकीज़ा से कहा, पहले खाना खाओ, बाद में बातें करते हैं। खाना खाने के बाद पाकीज़ा ने अपने लफ्जों में कहानी शुरू की। अखबार में ज्यादातर तो वो खबरें छपती है ना जिनमें चस्का होता है, लेकिन औरतों पर जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में कभी किसी अखबार ने नहीं लिखा। मेरी 3 बहनें थी, भाई कोई नहीं था। मैं सबसे बड़ी बहन थी, मुझसे छोटी 3 बहनें थी। हमारा घराना ना इतना अमीर और ना इतना गरीब था। मेरे अब्बा की मोटरसाइकिलों की वर्कशॉप थी। दुकान पे 3-4 लड़के काम करते थे। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दरवाजे पर गई तो बाहर एक लड़का खड़ा था। उसके कपड़े काले स्याह थे, हाथों पे भी कालक लगी हुई थी। हाथ में सब्जी वाला शॉपर बैग था। लड़का काफी खूबसूरत था। उसने कहा, मेरा नाम जवाद है और मैं आपके अब्बू की वर्कशॉप से आया हूँ। उस्ताद जी ने ये सब्जी भेजी है। उसने सब्जी वाला शॉपर मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने शॉपर पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे किया तो मेरा हाथ बेध्यानी से उसके हाथ से जा टकराया। उसके हाथों की कालक मेरे गोरे गोरे हाथ में लग गई। जल्दी से शॉपर बैग पकड़कर मैं अंदर आ गई और अपने हाथ में लगी कालक को देखने लगी जो जवाद के हाथ से लगी थी। वो कालक मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। जवाद कालक समेत मेरे दिल में उतर गया। मैं उसके बारे में सोचने लगी। जवाद भी बहानों बहानों से हमारे घर के चक्कर लगाने लगा। हमारी मोहब्बत दिन ब दिन परवान चढ़ने लगी। फिर मैं जवाद को बाहर मिलने लगी। एक दिन जवाद ने मुझसे कहा, पाकीज़ा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तो चाहती ही यही थी। उसने मुझसे कहा, तुम घर से आ जाओ, हम किसी और शहर में जाकर अपनी जिंदगी का आगाज करेंगे। और घर से आते वक्त कुछ रुपए और अपना जेवर भी ले आना, क्योंकि उस जेवर पर सिर्फ तुम्हारा हक है और मैं भी अपने साथ रुपए ले आऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, कल मैं 12 बजे रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाऊंगी, तुम भी पहुंच जाना। और मैं दूसरे दिन रेलवे स्टेशन पर थी। थोड़ी देर बाद जवाद भी आ गया। जवाद घर से 2 टिकट ले आया। गाड़ी आई, हम गाड़ी में बैठ गए। 10 घंटे के तवील सफर के बाद हम एक स्टेशन पर उतर गए तो वो मुल्तान शहर था, वलियों का शहर। हमने गाड़ी से उतरकर करीबी होटल में कमरा किराए पर लिया। हम दोनों सो गए। जब मेरी आंख खुली तो दिन के 10 बज रहे थे। मैंने जवाद को जगाया। मुंह हाथ धोकर उसने वेटर को नाश्ते का कहा। वेटर नाश्ता लेकर आया। नाश्ता करने के बाद जवाद मुझसे कहने लगा, पाकीज़ा आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जिसे चाहा उसे हासिल किया। आज हम दोनों एक हो गए हैं। हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। फिर वो ये कहकर बाहर चला गया कि पाकीज़ा मौलवी साहब का बंदोबस्त करके आता हूँ और आज ही हमारा निकाह हो जाएगा। मैंने खुश होकर कहा कि हाँ जाओ, पर जल्दी आना। जवाद चला गया। शाम को अकेला ही वापस आया। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो कहने लगा, अभी तक कोई मौलवी साहब ऐसा नहीं मिला जो यहाँ आकर हमारा निकाह पढ़ाए, इसलिए हमें खुद मौलवी साहब के पास जाना होगा। मैंने कहा, ठीक है, हम चले जाएंगे। अगले दिन मुझे लेकर वो एक कोठी नुमा घर में ले आया और थोड़ी देर बाद एक मौलवी और 2 बंदे और थे और उनके साथ एक औरत भी थी। जवाद कहने लगा कि ये हमारी शादी के गवाह हैं। मौलवी साहब ने बस सूरे फातिहा पढ़ी, दुआ मांगी, हमें मुबारकबाद दी और कहा, अब आप दोनों मियाँ बीवी हैं। ना किसी निकाह नामे पे दस्तखत करवाए, ना कोई निकाह रजिस्ट्रार था। मैं तो जवाद को पाने की खुशी में सब भूल गई थी और वैसे भी मुझे इतना कुछ उस वक्त पता नहीं था। निकाह के बाद वो लोग चले गए और हम वापस होटल आ गए। मुझे क्या पता था कि जवाद मुझे धोखा दे रहा है। वो बगैर निकाह के मेरे साथ रह रहा था। मुझे तो जवाद पर ही यकीन था, अपने आप से बढ़कर। एक हफ्ता हमारा हर दिन खुशियों का पैगाम लेकर आता। आखिर एक दिन ऐसा तुलू हुआ जो हमेशा के लिए मेरी दुनिया अंधेर कर गया। एक दिन सुबह मेरी आंख खुली तो जवाद नजर न आया। मैं काफी परेशान हो गई कि पता नहीं जवाद कहाँ चला गया। मैंने काफी देर इंतजार किया। इंतजार करते करते रात हो गई पर जवाद न आया। मैंने अपने पैसे और जेवर देखे तो वो गायब थे। तो मुझे पता चल गया कि जवाद मेरे पैसे और जेवर लेकर भाग गया है। वेटर खाना देने आया तो मैंने वेटर से जवाद के बारे में पूछा कि क्या तुमको उसके बारे में पता है। उसने जो बताया उसे सुन के मेरे औसान खता हो गए। उसने कहा,
भोली लड़की, वो तो लड़कियों को बेचने का धंधा करता है और पैसे लेकर चला गया है। मैं जैसे जैसे उसकी बातें सुन रही थी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो रहा था। वेटर ने मुझे कहा, होटल के मालिक सेठ अकराम तुम्हें बुला रहे हैं। मैं वेटर के साथ होटल के मालिक के कमरे में पहुंची तो सेठ ने वेटर को जाने का इशारा किया। कयामत की रात मुझ पर गुजरी। मुझे नींद आ गई और जब मेरी आंख खुली तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि ये वो कमरा नहीं था जिसमें मैं सोई हुई थी। अभी मैं सोच ही में गुम थी कि अचानक एक लड़की मेरे कमरे में आई। उसने मेरा हाथ मुंह धुलाया और चाय का कप और साथ एक पराठा दिया। मैंने नाश्ता किया। मैंने उस लड़की से पूछा, मैं यहाँ कैसे आई हूँ? उसने कहा, मेरा नाम फरा है, तुमको यहाँ लाया गया है। जीनत भाई इस कोठे की मालका है। इससे आगे मुझ में सुनने की ताब ना रही। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने फरा से कहा, मेरा तो निकाह हुआ था जवाद के साथ। जवाद को अब भूल जाओ, वो तुम्हें चौधरी के हाथ बेच गया है। मैं एक नौजवान की मोहब्बत में फंसकर उसके जाल में आ फंसी हूँ और अब पछता रही हूँ। मैंने उसे बताया, मैं जवाद की मोहब्बत में अपना घर बार छोड़ आई थी और मेरी माँ मेरा बाप मुझ पर इतना ज्यादा एतमाद करते थे, पर मैं उनका एतबार अपने पांव तले रोंद कर घर से निकल आई थी। मैं सोचने लगी कि अब करूं तो क्या करूं। थोड़ी देर में एक सर्क वर्क कपड़ों में मलबूस औरत मेरे कमरे में दाखिल हुई। उसके साथ 2-3 लड़कियां भी थी। उसने आते ही मुझे कहा, पाकीज़ा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ इल्म हुआ है कि तुम जवाद छोकरे की मोहब्बत में उसके साथ घर से भागी हो। वो तो अभी खुद खूबसूरत छोकरा है, पर तुम्हारे साथ काम बहुत बड़ा कर गया है। तुमको हमारे हाथ बेच के गया है, ये था उसका प्यार। मुझे पता है अब तुम घर वापस नहीं जा सकती, क्योंकि जो लड़की एक दफा घर से निकल आए ना, वो दोबारा घर नहीं जा सकती, क्योंकि ना घर और ना माशरा उसको कबूल करता है। और तुम्हारे घर वालों ने कहा है कि अब पाकीज़ा हमारे लिए मर गई है, अब हमारा उससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे और भी तरीके आते हैं मनवाने के लिए। मैंने कहा कि मुझे आज रात सोचने का मौका दो। उसने कहा, ठीक है, तुम अच्छी तरह सोच लो। इतना कहकर वो चली गई। मैं रात को सोचती रही कि मैंने जवाद की मोहब्बत में अपना घर बार छोड़ा, अपने माँ बाप, अपनी बहनों को छोड़ा, बस जवाद की मोहब्बत में। लेकिन उसने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया। अगले दिन मैंने अपना फैसला जीनत भाई को बता दिया। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गई। रफ्ता रफ्ता मैं खुद भी भूल गई कि मैं क्या हूँ, किसकी बेटी हूँ। फिर मैं भी उस माहौल की आदी हो गई। बड़े बड़े तमाशबीन मुझे देखने आते और जब मैं नाचते नाचते गाना गाती तो सभी तमाशबीन उठकर मुझ पर रुपयों की बारिश कर देते थे। उनमें एक ऐसा भी तमाशबीन था, वो बस चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहता था और दूसरे तमाशबीनों के जाने से पहले वो चला जाता था। जब वो उठकर चला जाता तो उसकी जगह जहां पर वो बैठता था वहां 100 का नोट पड़ा होता था। हालांकि दूसरे तमाशबीन कोई 500, कोई 1000 के नोट मुझ पर निछावर करते थे। वो था तो एक नौजवान लड़का, मगर देखने में एक शरीफ खानदान से लगता था। पर वो उस बदनाम बाजारे हुस्न में क्यों आता था, ये सवाल था जो मुझे परेशान करता था। वो लड़का अब मेरे लिए मुअम्मा बनता जा रहा है। मेरे बाजारे हुस्न में तो शाम ढलते ही बाजारे हुस्न की रौनकें बहाल होना शुरू हो जाती हैं। मैं एक दिन सुबह की सैर करने करीबी पार्क में चली गई। आज पता नहीं कितने अरसे बाद मैंने सुबह का मंजर देखा था। हर कोई अपने अपने कामों को चल पड़ा था। फिर मैं हर रोज सैर को जाने लगी। सुबह की सैर करके आती तो आके सो जाती। एक दिन मैं सुबह की सैर करने पार्क में गई। मैं पार्क में एक बेंच पर बैठी थी तो साथ सड़क थी। वहां काफी सारे लोग पेट की खातिर दिहाड़ी लगाने के लिए इधर उधर खड़े थे। मैंने देखा कि वहां एक नौजवान लड़का जो मेरा गाना सुनने आता था और हर रोज 100 का नोट उधर रख जाता था, वो भी उन लोगों में खड़ा मुझे नजर आया। मैंने नजदीक जाके उसको अपने पास बुलाया। वो मेरे साथ बेंच पर बैठ गया। मैंने पूछा, तुम इधर क्यों खड़े हो? उसने मुझे जवाब दिया कि किसी मिस्त्री के साथ जाकर दिहाड़ी लगाने के लिए खड़ा हूँ, इसलिए कि रात को आपका गाना सुनने भी तो आना है ना, और 100 रुपया भी तो आपको देना है। मैंने कहा, क्यों उस बदनाम जगह पर आते हो? उसने कहा, आप और आपका गाना सुनने आता हूँ। आपका गाना और आप मुझे अच्छी लगती है, इसलिए बाजारे हुस्न जाता हूँ। मैंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम नोमान है। मैंने कहा, नोमान, मेरा नाम पाकीज़ा है। पाकीज़ा का मतलब होता है पाक साफ, लेकिन मैं तो अब नाम की पाकीज़ा हूँ, वरना पाकीज़गी वाली बात मुझ में कोई नहीं रही। नोमान कहने लगा, पाकीज़ा, तुम जैसी भी हो बस मुझे अच्छी लगती हो।
पाकीज़ा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इस गुनाह की दलदल से निकालना चाहता हूँ। तो मेरे साथ चलो मेरे घर, वहाँ जाकर हम शादी कर लेंगे। मेरे माँ बाप फौत हो गए हैं, एक छोटी बहन है, एक बड़ा भाई है। बहन की शादी हो गई है। मैं खुद भी अब इस गुनाहों की दलदल से निकलना चाहती थी। मैंने कहा, ठीक है नुमान, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, मुझे धोखा मत देना। मैंने जिंदगी में बहुत दुख सहे हैं, सिर्फ धोखों की ही वजह से। उसने कहा, मैं तुमको अपने दिल की रानी बनाकर रखूंगा। मैंने कहा, कल तुम इसी जगह मेरा इंतजार करना, मैं आ जाऊंगी। उसने कहा, ठीक है। रात को मैंने अपने कमरे में आके एक बैग तैयार किया जिसमें काफी रुपए रखे, जेवर रख लिया, सो गई। सुबह हुई तो जीनत भाई और सभी सो रहे थे। मैंने बैग उठाया, बुर्का पहना ताकि मुझे कोई पहचान ना ले। फिर मैं मतलूबा जगह पहुंच गई। नुमान पहले से वहां मौजूद था। हम दोनों रक्शे में बैठकर रेलवे स्टेशन आ गए। नुमान ने गुजरांवाला के 2 टिकट लिए। गाड़ी दिन के 2 बजे आई। हम गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठते ही मैंने बुर्का उतार दिया। जब तक गाड़ी खड़ी रही मेरी जान पे बनी रही। गाड़ी चलते ही हमने सुख का सांस लिया। हम दोनों बहुत खुश थे। हमारे सामने एक मर्द, एक लड़की बैठी हुई थी। वो बार बार मेरी तरफ देखकर सरगोशियों में बातें कर रहे थे। गाड़ी चलते चलते पता नहीं कौन से स्टेशन पे रुकी। रात का अंधेरा था जिसकी वजह से पता नहीं चल सका। नुमान चाय लेने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा तो चाय का स्टॉल ट्रेन से जरा दूर था। नुमान जैसे ही स्टॉल पर पहुंचा तो गाड़ी चल पड़ी। देखते ही देखते गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली। नुमान ने काफी दौड़ लगाई लेकिन वो गाड़ी पर सवार ना हो सका। मैं बहुत परेशान हो गई और मैंने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। उस आदमी और लड़की ने मुझे दिलासा दिया। वो बंदा कहने लगा, मेरा नाम परवेज है, ये मेरी कजन है और हम कराची से आ रहे हैं। मैंने झूठ बोला कि वो मेरा कजन था। हम गुजरांवाला जा रहे थे कि नुमान गाड़ी में सवार ना हो सका। वो मुझे कहने लगी, आप फिक्र ना करो, जब गुजरांवाला आएगा तो हम आपको बता देंगे। मैं सोच रही थी कि अब मैं किधर जाऊंगी। मुझे फिर नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो गाड़ी एक स्टेशन पे खड़ी थी। वो गुजरात का स्टेशन था। मैं समझी कि अभी गुजरांवाला आगे है। इतनी देर में परवेज नामी शख्स और वो लड़की भी जाग गए। गुजरात स्टेशन को देखकर वो कहने लगे कि गुजरांवाला का स्टेशन तो गुजर गया, हम सो गए थे, हमें पता भी न चला। और वो लड़की कहने लगी, मेरा नाम शकीला है, हमारा शहर लाला मूसा है, तुम हमारे साथ हमारे शहर लाला मूसा चलो, बाद में हम तुमको खुद तुम जहाँ कहोगी छोड़ आएंगे। मेरे पास कोई और ठिकाना भी नहीं था रहने के लिए। मैंने कहा, ठीक है। हम लाला मूसा स्टेशन पर उतरे। परवेज ने रिक्शे वाले को एक मोहल्ले में चलने को कहा। मोहल्ले का नाम मैं नहीं बताऊंगी। परवेज और लड़की जिसका नाम शकीला था मुझे एक घर में ले आए। जिस घर में आए वहां कोई और नहीं था सिवाय एक बूढ़ी औरत के। परवेज के बकौल के वो उसकी माँ है। मैंने रात वहां बसर की। अगले दिन शकीला चली गई। दिन पे दिन गुजरते गए। 6 माह का अरसा गुजर गया। एक दिन परवेज ने मुझसे कहा, पाकीज़ा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरा आगे पीछे तो कोई था नहीं। मैंने परवेज से शादी कर ली। पता नहीं परवेज का क्या कारोबार था, मुझे नहीं बताता था। एक दिन रात को मेरी आंख खुली तो परवेज अपने बिस्तर पर नहीं था। मैं उठी के देखूं कि वो कहाँ गया। साथ वाले कमरे में मुझे परवेज की आवाज आई। वो फोन पे किसी लड़की को कह रहा था, जमीला, रात 12 बजे तुम साजिद साहब के हाथ चली जाना, मैंने उससे पेमेंट ले ली थी। उसकी बात सुनकर मुझे पता चल गया कि परवेज लड़कियों का ब्रोकर है, बुरे लोगों को लड़कियां सप्लाई करता है। रफ्ता रफ्ता हमारे 2 बच्चे हो गए। एक दिन परवेज रात को अपने एक दोस्त के साथ आया। परवेज ने दोस्त को बैठक में बिठाया और मुझे चाय लाने को कहा। मैं जब चाय लेकर आई तो परवेज के दोस्त ने 1000 के काफी नोट दिए और कहा, यार कुछ खाने के लिए ले आओ। परवेज मुझसे कहने लगा, पाकीज़ा, तुम असलम के साथ बैठकर चाय पियो, मैं खाने का सामान लेकर आता हूँ। जब परवेज चला गया तो परवेज का दोस्त मेरे साथ आकर बैठ गया। मेरे साथ अजीब हरकतें करने लगा। मैंने कहा, ऐसा मत करो। तो उसने कहा, मैंने तुम्हारे खाविंद को इस काम के काफी सारे पैसे दिए हैं और ये काम तुम्हारे खाविंद ही की मर्जी से हो रहा है। उसके बाद परवेज कभी किसी को घर ले आता, कभी किसी को। यहाँ तक पाकीज़ा ने मुझे अपनी कहानी सुनाई। फिर वो अपने घर लौट गई और मैं अपने घर आ गया। कुछ अरसे बाद ऐसा हुआ कि एक दिन मुझे पता चला कि परवेज फौत हो गया है। मोहल्ले के काफी बंदे उसके जनाजे पर गए पर मैं ना गया। मेरा दिल ही ना माना। पाकीज़ा के अब 2 बच्चे हैं। वो उनको पालने के लिए गलत राह पर निकल पड़ी है। कभी कोई उसके घर में जा रहा होता है तो कभी रात को उसके घर से कोई निकलता है। एक दिन मैंने उससे कहा कि तुम किस राह पे चल पड़ी हो, तुम सुधर जाओ। तो वो कहने लगी, अशफाक साहब, मैंने एक गलती की थी अपने घर से भागने की, अपने माँ बाप को धोखा देकर, जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है।
मुझे धोखे पे फिर धोखे मिले। मैं कहाँ से कहाँ आ पहुंची हूँ, पर इन बच्चों को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना। मैं गुनाहों की दलदल में पूरी तरह फंस गई हूँ। अगर निकलना भी चाहूँ तो नहीं निकल सकती। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गया और नम आंखों के साथ उसको छोड़कर आगे चल दिया। सच ही है कि जो बेटियां माँ बाप की इज्जतों को पामाल करती हैं, उनकी सारी जिंदगी गुनाह और जिल्लत की लपेट में आ जाती है।